नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है, यानी कि एक जिला लगता है, बरेली। इसी बरेली की है। आजकल लोग दहेज के इतने प्रेमी हो गए हैं, इतने लोभी हो गए हैं कि अगर उनको दहेज ना मिले तो फिर वाकई जो बेटी उनके घर में जाती है उसके साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि सुन करके रूह कांप जाती है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 100 में वो 1% वो महान व्यक्ति मिलते हैं आपको, जो दहेज के खिलाफ होंगे और आपकी बेटी को या किसी की भी बेटी को, किसी की भी बहन को बिना दहेज के एक कपड़े में लेकर के आते हैं। तो ये बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, और ये खास तौर से ऐसे जो एकदम जो निहायती घटिया सोच के जो लोग होते हैं, वो दहेज के लोभी होते हैं। लोभी का मतलब ये है, निहायती घटिया करने का मतलब ये है, दहेज लेना बुरी बात नहीं है, दहेज देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको लेने का भी तरीका होना चाहिए और देने का भी तरीका होना चाहिए। देने वाला कभी ये नहीं सोचता कि अपनी बेटी को वो कम देगा, लेकिन जो लेने वाला है उसे वो कितना भी देने वाला दे दे, बेटी का एक पिता कितना भी दे दे, लेने वाले के लिए कम ही रहता है। तो आज की कहानी इसी पर है। एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा घिनौना वारदात होता है, घिनौना कांड हो जाता है कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से शायद आंसू निकल आए। एक ऐसी घटना है ये। इस कहानी को जब मैं सुन रहा था तो वाकई मैं परेशान था, हैरान था कि आखिर इतने निहायती घटिया टाइप के लोग कैसे होते हैं। आप भी इस कहानी को सुनेंगे, कहानी के लास्ट तक आप जाते जाते आप खुद उस व्यक्ति को गाली देने लगेंगे जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, वारदात तक के परिवार में जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं प्रतिदिन यही बात कहता हूँ कि परिवार ये हमारा है, एक छोटा सा भी परिवार है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो छोटे से ये बड़ा भी बन सकता है, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कहानी प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आती है, आपको जब भी मौका मिले आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक्स की वजह से ही हमें प्रोत्साहन मिलती है, हमें उत्साह जगता है और मैं अच्छी से अच्छी कहानियां आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के लास्ट पे जितने भी कुछ भाई हमारे यहाँ कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम लूंगा। किसी किसी का आज जन्मदिन भी है तो मैं उनको जन्मदिन की बधाइयां भी देने वाला हूँ। तो चलिए पहले कहानी खत्म करते हैं, उसके बाद फिर कमेंट पे आएंगे। आज की जो कहानी है वो कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, बरेली। बात कर रहा हूं मैं 14 जनवरी 2021 की। ये एक ऐसा दौर था जिस दौर में लोग परेशानियों से जूझ रहे थे। हमारा जो देश है, ये देश उस टाइम परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन इसमें जो शादी विवाह होता था वो हो रहा था कहीं ना कहीं, धीरे धीरे चल ही रहा था, छुप के चल रहा था। इस यानी कि उसमें उस टाइम पे ऐसा था कि लोग इतने खुले में शादी नहीं करते थे जैसा कि अब हो रहा है, या तो फिर लॉकडाउन से पहले होता था। इसी बरेली का एक रहने वाला परिवार जिसका नाम विजय बहादुर है, ये अपनी बेटी का रिश्ता खोजते हैं। इनकी बेटी जिनका नाम संजू है। संजू दिखने में बेहद खूबसूरत थी, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, मतलब एकदम ये नहीं कह सकती कि वो परफेक्ट थी, लेकिन ठीक ठाक थी। पढ़ाई उसकी ठीक थी। उसकी माँ का नाम था सविता और एक भाई भी था, भाई का नाम है विनय। ये 4 लोगों का परिवार है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, ना ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो खूब ढेर सारा पैसा कमा करके रखा हो और जिसकी वजह से वो खूब अपनी बेटी का दान दहेज दे करके, दहेज का मतलब ये है कि वो तो दान कर ही रहा है, दहेज दे ही रहा है, अपनी बेटी यानी कि जिसको उसने पाल करके छोटे से बड़ा किया है, अब जब उसको वो दहेज में दे रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन लेने वाले के लिए तो भाई बात ही अलग है।
कहीं ना कहीं मैं इस बात को अब नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कह दूंगा तो कुछ लोग गाली भी देंगे और कुछ लोग सही भी कहेंगे। जिन लोगों जो लोग हैं जो दहेज लेते हैं, वो लोग जब दहेज देने की बारी आती है तो वो भी यही बात कहते हैं कि दहेज देना बहुत बुरी बात है। जिस बेटी की हम विदाई करते हैं दहेज दे करके, जब उसकी औलाद होती है तो फिर वो, जब उसकी औलाद होती है, जब उसका बेटा होता है, तो वही बहन, वही माँ दोबारा से दहेज की डिमांड करती है। अपनी जो आप बीती होती है वो तो बीत चुकी होती है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में भी ये जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, लेकिन कड़वी है। कुछ लोग गालियां भी देंगे मुझे इस बात पे कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। जो विजय बहादुर है, इनका परिवार बेहद गरीब है। इतना गरीब है कि ये अपनी बेटी की शादी कर तो सकते हैं, लेकिन जितना दहेज देना चाहिए उतना नहीं दे करके कर पाते। इनकी ये दैनिक स्थिति थी। इनके पास खेत भी नहीं था कि ये बेच करके पैसा जमा करके और अपनी बेटी की विदाई कर सके। लेकिन फिर भी बेटी है तो फिर उसको अपने घर में बिठा भी नहीं सकते। कहते हैं 10 हमारे बेटे अगर हों तो उनको हम बैठा करके खिला सकते हैं, लेकिन एक बेटी है तो फिर उसको खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। अब यही दौर जारी होता है, अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजते हैं। और बगल के ही गांव में एक संपन्न परिवार था, जिसके परिवार के मुखिया हैं श्यामलाल और पत्नी उनकी है सुचिता देवी। उनका एक बेटा है जिसका नाम रितेश है। इस कहानी में मैं जितने भी नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी नाम उस नाम से अलग है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल नाम होते हैं, ओरिजिनल पता होता है, इस बारे में आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस परिवार को दिक्कत हो सकती है। और उसने ऐसा कांड किया है तो भाई दिक्कत की बात क्या है, सभी लोग जान ही सकते हैं, लेकिन गोपनीयता रखना उचित होता है। श्यामलाल का बेटा जो होता है रितेश, इसकी भी शादी के लिए ये अपने लिए बहू खोज रहे थे। अब दोनों परिवारों में एक जो मेल होता है, एक जिसको हम अगुआ कहते हैं, जो अगुवाई करने वाला होता है, दो परिवारों को जोड़ता है, वो मिलता है और दोनों परिवार को जोड़ता है। दोनों परिवार में एक दूसरे को लड़के लड़की देखते हैं और परिवार के लोग देखते हैं, उनको बेटी पसंद आ जाती है, इनको बेटा पसंद आ जाता है। अब परिवार के जो लोग हैं सभी लोग सहमत हो जाते हैं। लड़की का पिता कहता है कि दहेज की बात कर लेते हैं, तो लड़के का पिता कह रहा है कि दहेज की क्या बात है, आपको जितना हो सकेगा आप दीजिएगा। जब ये बात वो सुनते हैं, यानी कि जो विजय बहादुर है वो सुनते हैं, तो वो बेहद खुश होते हैं कि परिवार तो बहुत अच्छा मिला है। अब ये सोच करके शादी का दिन और तारीख सब कुछ मुकर्रर होता है, सुनिश्चित होता है। बारात आती है, शादी विवाह जो का जो प्रोग्राम होता है वो बेहद अच्छे तरीके से संपन्न होता है। विदाई होती है। बेटी जब अपने ससुराल में पहुंचती है तो उस वहां पर तमाम जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि आखिर लड़की के पिता ने आखिर दिया क्या है। जब ये देने का सिलसिला जब शुरू होता है देखने का, तो वाकई सभी लोग ऐसा कहते हुए सुने गए कि क्या दिया है इसने अपनी बेटी को, कुछ तो दिया ही नहीं है, बेहद एकदम निहायती लग रहा है, गरीब ही है। अब ये बातें बेटी सुन रही थी, अब कहीं ना कहीं उसके मन में आहट भी हो रहा था कि भाई ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसे सच्चाई पता थी कि आखिर, अब उसे अपने परिवार की मजबूरी पता थी कि उसका पिता किस हद तक जा सकता है। ये बात उस लड़के के अंदर सबसे अच्छी थी कि वो कुछ नहीं बोलती। वक्त गुजरता रहा, समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे जो रितेश है और रितेश के जो माता पिता हैं, यानी कि श्यामलाल और सुचिता, इन लोगों का अत्याचार उस संजू नाम की लड़की पे, संजू नाम की बहन पे बढ़ता जाता है। वो लोग अत्याचार पे अत्याचार करते, बार बार डिमांड करते, कहते कि तुम जाओ अपने बाप से कहो कि वो हमें दहेज दे, उसने दहेज बहुत कम दिया है। अब जब ये बातें वो सुनती तो उसको अपनी मजबूरी पता थी, अब वो कुछ कहती नहीं, शांत रहकर जितनी भी मारपीट उसके साथ की जाती वो सहती रहती। यहाँ तक कि जो रितेश था उसको इतनी बुरी तरीके से मारता था, मार करके उसको घसीटता था उसी मिट्टी के घर में। सोचिए कि उस बेटी पे क्या गुजर रही होगी जब जिस बेटी को जमीन पर घसीटा जा रहा था। वक्त गुजरता है, तब तक
पता चलता है कि जो संजू है वो प्रेग्नेंट है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी झलकती है, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है। वो प्रेग्नेंट के दौरान भी उसका पति उसे टॉर्चर करता, उसके सास ससुर से टॉर्चर करते, मारते पीटते, कैसे कैसे भी वो 9 महीने गुजरे। और 9 महीने गुजरने के बाद जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो ये उसके लिए सबसे बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि जो उसकी औलाद हुई वो बेटी हुई। अब इस बात से जो सुचिता थी, यानी कि जो उसकी सास थी, वो गुस्सा होती है और उसी दौरान वो उसको एक चाटा जड़ देती है। कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे बाप ने दहेज तो नहीं दिया, लेकिन जब तुमने भी औलाद की तो फिर ये बेटी क्यों लाई? अब इसकी शादी कौन करेगा, इसकी परवरिश कैसे होगी? अब इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। हालांकि इसके लिए ना ही बेटी जिम्मेदार है, ना ही वो लड़का जिम्मेदार है। जो भी करते हैं ऊपर वाले करते हैं, ये किसी के बस में नहीं है। आजकल तो खैर तमाम टेक्निक ऐसी आ गई है जिसमें कुछ समय पहले ही पता चल जा रहा है कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती है। जो भी हॉस्पिटल अगर इस प्रकार का कृत्य करते पकड़ा जाता है, तो उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। अब जब इधर उस औरत को सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी, जो इसकी अभी डिलीवरी हुई है कुछ देर पहले और उसके गाल पे थप्पड़ लगा हो। अब ऐसा करने के बाद किसी तरह वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ जब वो घर पहुंचती है, जब घर पहुंच जाती है तो फिर वही प्रतिदिन की तरह जो उसके साथ टॉर्चर होना था वो होना शुरू होता है। वक्त गुजरता है, जैसे ही कुछ ही समय बीतता है, यानी कि लगभग 2 महीने का इस समय बीता रहता है, तब तक रितेश जो है उससे फिर वही दहेज की डिमांड करता है। माफ कीजिएगा। रितेश फिर से उससे दहेज की डिमांड करता है, और जब दहेज वो लाने से मना करती है, क्योंकि उसके अपने पिता की स्थिति के बारे में पता ही था। अब जब मना करती है तो रितेश फिर उसे मारता है। अब इस बात की जब पता जब उसके परिवार वालों को चलता है कि उसकी बेटी का बच्चा हुआ है, उस समय जब तो उसी समय पता चल गया था, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी होने के कारण, क्योंकि वो तुरंत तो आ नहीं सकते, इसीलिए मजबूरी के कारण जो पिता है किसी तरह कैसे भी करके कुछ पैसे इकट्ठा करता है और अपनी बेटी के लिए, अपने नाती के लिए, यानी कि जो पोता आ रहा है उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, और लेकर के जो विजय बहादुर है ये पहुंचते हैं संजू के घर पे। जब पहुंचते हैं तो वहां पर लड़की उनसे, देखिए उस लड़की की सज्जनता, वो लड़की का ये अपने पिता से नहीं कहती है कि वो उसके साथ ऐसा इतना अत्याचार हो रहा है, बस इतना कहती है कि हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छे से ख्याल रखो अपना। तो भाई विनय भी समझाता है कि अच्छे से ख्याल रखो। जब ये बातें वो सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुद को वो रोकती है। उसको वो ऐसा सोचती है कि कहीं ना कहीं अगर मैं रो दूंगी तो मेरे पिता को, मेरे भाई को ये आहत पहुंचेगी और उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। अब कुछ समय रुकने के बाद जो पिता विजय बहादुर है और भाई उसका विनय है, वो अपने घर चले जाते हैं। जब घर चले आते हैं तो फिर वही रितेश पूछता है उससे कि तुमने दहेज के बारे में क्यों नहीं कहा, पैसे क्यों नहीं मांगे। जब इस बात से वो सह के थक चुकी थी, वो गुस्से में कहती है कि मैं नहीं मांगूंगी, मुझे अपने पिता की स्थिति के बारे में पता है, मैं 1 रुपए नहीं मांगने वाली। जब ये बातें रितेश सुनता है कि इतने तैश में आकर के बोल रही है, वो इस कदर गुस्सा होता है और सास ससुर के सामने, यानी कि अपने पिता के सामने ही, माता के सामने ही, उसके माता पिता भी इस बात को सुन लेते हैं। तो फिर आते हैं और तीनों लोग मिल करके उसको लातों से, घूसों से मारते हैं। और मारने के बाद रितेश कहता है कि तुम चलो मुर्गा बन जाओ, और उसे उसी आंगन में धूप में उसे मुर्गा बनाया जाता है। मुर्गा बनाने के बाद कुछ समय जब बीतता है, अब वो लड़की सह रही है, शाम होने वाली होती है। सोचिए कि किसी को अगर पैर केवल खड़ा कर दें तो वो सही से आधे घंटे नहीं खड़ा हो सकता है। आधे घंटे छोटे 10 मिनट अगर टाइमर लगा के रखा जाए तो वो नहीं खड़ा हो सकता है। उस लड़की को तो सुबह से शाम तक रखा गया था। वो बैठ जा रही थी, थक जा रही थी, लेकिन ये जो दरिंदे थे पैसे के, दहेज के जो भूखे भेड़िए थे, ये उस लड़की के साथ अत्याचार पे अत्याचार करते रहे। ये यही नहीं थमते हैं, बल्कि उस लड़की को फिर
रितेश नग्न करता है और नग्न करने के बाद उसे उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में बॉटल डालता है। सोचिए, वो लड़की झुकी हुई है, मुर्गा बनी हुई है, और उसके प्राइवेट पार्ट में बॉटल डालता है, और बॉटल डालने के बाद वो हैरान इंसान पैरों से मारता है उसके अंदर। सोचिए, जिस लड़की की, जिस बहन की अभी कुछ ही समय पहले यानी कि 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वाकई बेहद निंदनीय है। लड़की वो अत्याचार तो सह लेती है, लेकिन आखिर कब तक। जैसे ही वहां से छूटती है, वो अपने बच्चे को लेकर के, उसका जो पूरा कपड़ा था वो खून से लथपथ था, और उसी हालत में वो पहुंचती है थाने में। वो ये नहीं कह करके निकलती है, वो कहती है, कुछ नहीं बोलती। जब ब्लड आता है तो उसको कहता है तुम निकल जाओ घर से। जब निकालने की बात करता है तो सीधा सीधा संजू के पास मौका मिलता है, वो अपने बच्ची के साथ यानी अपनी बेटी के साथ किसी तरह दूसरों का सहारा लेते हुए दौड़ते भागते किसी तरह, खून, सोचिए उसके प्राइवेट पार्ट से खून गिर रहा है। अब उसी हालत में वो पहुंचती है थाने में, और जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं, उसके जहाँ पर वो रहती है, वहाँ के जो एसआई होते हैं, जब उसकी हालत देखते हैं, महिला पुलिस को बुलाया जाता है, और उसका पहले तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फिर उसका बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद जब सारी बातें वो बताती है, कैसे कैसे उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो वाकई जितने लोग वहाँ पे खड़े थे, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग हैरान है, परेशान है कि आखिर एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ इतनी बड़ी हैवानियत की गई, और वो सहती रही। शायद अगर वक्त रहते वो थाने में पहुंच जाती तो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं होता। हालांकि उसके बयान के आधार पर उन तीनों आरोपियों को, उन तीनों दरिंदों को, जो भी अगर मैं शब्द कह लो वो कम पड़ेंगे, उनको अरेस्ट किया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, गंभीर धाराओं में रिपोर्ट लिख करके। ये कहना उचित नहीं होगा, जिस प्रकार से रितेश ने जिस प्रकार से दरिंदगी की थी, अगर वही दरिंदगी उसके साथ अगर की जाए तो सोचिए कि क्या होगा। अब वैसे दरिंदों के साथ वैसा ही करना चाहिए। कहने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। दहेज बुरी बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सक्षम नहीं है देने में, तो आप उसे प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को कम दे, उसकी बेटी खुश न रहे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस प्रकार की कृत्य को होने से रोकें। सबके घर में बहन है, बेटी है, सबके घर में शादियां होनी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिवार के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता करिएगा, उसके बाद अपनी बेटी का, अपनी बहन का हाथ दूसरे के हाथ में दीजिएगा। तो चलिए, आज की ये थी कहानी। आज के कमेंट पे आते हैं। आज जन्मदिन है अभिमन्यु पांडे जी का, ये सूरत से हैं। तो अभिमन्यु पांडे जी, आपको जन्मदिन की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ें और अपनी बुलंदियों, ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छुएं। मैं यही कामना करता हूं। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ये अभिमन्यु पांडे जी हमारे एक ऐसे व्यूअर हैं जो जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से ये कंटिन्यू देखते हैं हमारे वीडियो को और हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों का जब ये प्यार और सपोर्ट हमें मिलता है, प्रतिदिन का जो कमेंट आता है, इस कमेंट को मैं जब देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वाकई लगता है कि हाँ, कोई अपने साथ है जिसके जिसके सहारे में चल सकता हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिलता है भर भर के, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं कमेंट में। एक है रजा शेख, सरोज कुमार भारती सीतामढ़ी से, सर्वजीत कुमार, अर्जुन कुमार मुंगेर से, आदिल अहमद वनाम वड़ी से। अब ये जगह कहाँ पड़ती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वनाम वड़ी आदिल साहब, आप अपनी जगह का एग्जैक्ट पता लिखें, यानी कि आप किस जगह से, किस कंट्री से देख रहे हैं। आप कंट्री भी लिख देंगे तो चलेगा।
ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप कहाँ से हैं, बेहद खुशी होती है। अगले नंबर पे हैं रमेश कुमार, सोहन राठौर, नवी मुंबई महाराष्ट्र से। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। तो आपको भी, आप सभी लोगों को, जितने लोगों का अभी तक मैंने नाम पढ़ा, आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है हमें। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं इसका कर्जदार रहूंगा पूरी उम्र। अगले नंबर पे है विष्णु पाउडेल, ये हैं काठमांडू से। काठमांडू यानी कि नेपाल। तो बहुत अच्छी जगह है काठमांडू, बहुत ही अच्छी जगह है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग वहाँ विजिट भी करेंगे। जैसे हमारे टीम के साथ हम विजिट करेंगे, आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप हमारे इंस्टा से जुड़िए, जितने भी लोग हैं हमारे इंस्टा से जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और मैं यहाँ मेंशन भी करूँगा किस आईडी से नाम से है। तो आप लोग वहाँ से जुड़िए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही नई आईडी बनाई है, ताकि मैं आप लोगों से डायरेक्टली मैसेज पे बात कर सकूँ। अगले नंबर पे है अरुण सिंह। अगले फिर है नासिर पठान, सोलापुर महाराष्ट्र से। ये थे आज के लोग। कुछ लोगों का कमेंट अभी भी बाकी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस कहानी से थोड़ी बहुत सीख मिली होगी। और जितने भी भाई हमारे कमेंट किए हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बरसा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पुनः एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी को मेरा धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे फिर एक सच्ची कहानी के साथ, दिल को झकझोरने वाली कहानी के साथ। कहानी में थोड़ा वक्त लगता है। मैं चाहता तो एक दिन में 2 कहानियां डाल सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो पे अगर 200 लाइक अगर होते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ एक दिन में 2 कहानियां शेयर करूं। लेकिन इस वीडियो पे आप 200 लाइक करिए और भर भर के कमेंट करके आप कमेंट में अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाइए। लाइक का मतलब ये होता है कि आप हमें पसंद करते हैं और अपना प्यार दे रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।